नाज़रीन, एमबीएस को G7 इजलास में मदऊ किया गया है और ईरान और अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है और यह मुलाकात एक यूरोपियन कैपिटल के अंदर होने जा रही है। इसी दरमियान नेतन्याहू की जानिब से ट्रंप को खुलकर यह कह दिया गया है कि ईरान पर हमला किया जाए और इजराइल जो है वो उसको इजाजत दी जाए कि वो ईरान के ऊपर अटैक करे। ट्रंप ने रिफ्यूज कर दिया है। ट्रंप ने नेतन्याहू को रिफ्यूज कर दिया है और साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि पब्लिकली भी ईरान पर हमले की जो बातें हैं इसको जरा साइड के ऊपर रखो और ईरान के साथ हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। इसी दरमियान फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ने नए हमले किए हैं और इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज की नई खबरें भी सामने आ रही हैं। नाज़रीन, अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो इजरायली पार्लियामेंट है उसकी वोटिंग होने जा रही है और अगर ये वोटिंग कामयाब हो जाती है तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। जो अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है अपोजिशन पार्टीज को कि गवर्नमेंट ना गिराया जाए। अब वो इजराइल के अंदर एक नया फ्रंट खुला हुआ है कि ये वाला एम्बेसडर जिसका ये मैंडेट ही नहीं है वो ये पॉलिटिकल मुदाखलत यहां पर बैठकर क्यों कर रहा है। तो वहां पर एक नया फ्रंट जब खुल गया और वो पार्टीज कह रही है नहीं, हम तो हर सूरत में ये डिसॉल्व करेंगे और अगले 24 घंटों के अंदर वोटिंग होने जा रही है। इसी दरमियान 300 बरतानिया के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लेटर लिखा फिल फॉर जंगबंदी का मुतालबा किया और जो असलहा जा रहा है उसको रोकने का जब मुतालबा किया। और रशिया ये कह रहा है कि उसने लार्ज स्केल अटैक्स यूक्रेन के ऊपर किए हैं और हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और स्कंदर मिसाइल्स और वो फायर किए जा रहे हैं इस वक्त यूक्रेन के ऊपर और रशियन जो जमीनी फौज है वो सेंट्रल यूक्रेन तक पहुंच चुकी है, तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। आगाज करते हैं, वैसे तो एक से बढ़कर एक खबर है लेकिन आप नाज़रीन अगर हम सामने देखते हैं तो हमें इजराइल का टेरर नजर आता है। हमें यह नजर आता है कि इजराइल जहां पर चाहता है वो बमबारी कर सकता है, चाहे वो गजा हो, चाहे वो लेबनान हो, शाम हो, यमन हो। हमें यह नजर आता है, हमें उसकी बदमाशी नजर आती है कि एक खाना और मेडिसिन लेकर जहाज आ रहा है और उसके ऊपर बेजरर लोग सवार हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर गिरफ्तार किया जाता है, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। इस सब के बावजूद उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। वो एड सेंटर्स को निशाना बनाता है, वो एड वर्कर्स को निशाना बनाता है, वो हॉस्पिटल्स को निशाना बनाता है, वो वॉर क्राइम्स करता है, दुनिया कहती है वो जेनोसाइड कर रहा है। इस सब के बावजूद उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। और अगर आप देखें तो ये नो अकाउंटेबिलिटी भी एक टूल है रेजिस्टेंस को हराने का और आजादी की जो विल है उसको तोड़ने का। अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट किस बात के ऊपर होती है कि जब इजराइल इस तरह की बदमाशी करता है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि भाई इजराइल का कोई क्या बिगाड़ लेगा, इसलिए उससे लड़ने का फायदा क्या है। ठीक है ना भाई, इजराइल का कोई क्या बिगाड़ लेगा, उसने देखो इतना कुछ वो कर रहा है, इतना कुछ उसने कर दिया और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी भी वेस्ट ने एक टूल दिया हुआ है जिसको एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है इजराइल डिसअपॉइंट करने के लिए। तो सामने तो हमें यह नजर आता है कि इजराइल का ये टेरर है, लेकिन इस सब के पीछे क्या है, हकायक क्या है जिसको इजराइल इस टेरर के जरिए जो है छुपा रहा है। हेरेड जो इजराइल का सबसे बड़ा मीडिया है उसकी हेडलाइन मैं आपके सामने रखता हूं कि हकायक ये है, ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से फॉल कर रहा है और नई दुनिया के अंदर ये फिट नहीं है और बच्चों को मारने वालों की कोई जगह नहीं है इस नई दुनिया के अंदर। और ये प्रोजेक्ट किस तरह से गिर रहा है। हेरेड, पीपल आर फ्लीइंग इजराइल, इजरायली सेटलर जो हैं वो इजराइल छोड़कर जा रहे हैं एंड मैनी एंड अप इन मेलबर्न, इटली बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये लोग जा रहे हैं। एवरी वीक फैमिलीज विद किड्स अराइव, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये जा रहे हैं, यूरोप के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर जा रहे हैं। यानी दो सबसे बड़ी इनकी जो डायरेक्शंस हैं यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और डेफिनेटली अमेरिका भी। और मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी कामयाबी जो रेजिस्टेंस ने हासिल की है वो ये है कि उसने इस कॉलोनी को इनसिक्योर बता दिया है और कॉलोनी खड़ी ही होती है सिक्योरिटी के ऊपर, जिसमें चूंकि बाहर से आबादकारी होनी है तो कोई इसलिए आकर आबाद होगा कि यहां पर सिक्योरिटी है। और फिर जो ईरान इंटेलिजेंस स्ट्राइक की है उससे उसने मजीद पोल खोल दिया है कि ये जो अपने आप को सबसे नाकाबिल तस्खीर समझता है इसके अंदर हमने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस ब्रीच कर दी है। तो उन्होंने एक और इसकी जो ताकत है उसको एक्सपोज किया है। फिर आप देखिए, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि यूरोप किन चीजों की वजह से मजबूर होगा इस जंग को रोकने के लिए। यूरोप को सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्या है, फार राइट। फार राइट पार्टी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार उनको मकबूलियत हासिल हो रही है। और फार राइट को मकबूलियत क्यों हासिल हो रही है, सबसे बड़ा इशू इमिग्रेशन का है। तो अब देखिए, एक तरफ तो मिडिल ईस्ट से और अफ्रीका से बाकी इमिग्रेशन हो रही है, अब इजरायली वापस जा रहे हैं तो इनका एक नया तूफान है जो यूरोप और बाकी कंट्रीज के अंदर आ रहा है। तो वहां पर फार राइट जो पार्टीज हैं वो तो और उनको हवा मिलेगी, यानी इकोनॉमी अगर डैमेज होगी और मजीद अगर इमिग्रेशन होगी तो फार राइट पार्टीज को मकबूलियत और ज्यादा मिलने वाली है। और जो फ्रांस की लीडर हैं मैरी ले पेन, उन्होंने बाकायदा मूवमेंट का आगाज कर दिया है और फ्रांस का इलेक्शन इंपॉर्टेंट होगा पूरे यूरोप के अंदर फार राइट को इक्तदार में लाने के लिए। और अगर वो इक्तदार में आते हैं तो मौजूदा सारी लीडरशिप फारग और पूरे यूरोप का नक्शा बदल जाएगा। बहुत सारे बॉर्डर्स क्लोज हो सकते हैं, ओवरऑल यूरोपीय यूनियन जो है वो खत्म हो सकती है, सारी की सारी वैल्यूज ही बदल जाएंगी। आज जो फ्री सोसाइटी है ना, ये यूरोप का फेस है, तो वो फ्री सोसाइटी तो खत्म होने वाला, सब कुछ बदलने जा रहा है। तो ये इतनी बड़ी चीज है और ये सबसे वो ज्यादा चीज है यूरोप को प्रेशराइज कर रही है। वो इसको जितनी जल्दी समझेगा ये उसके लिए बेहतर है, लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा। और हेरेड ये लिख रहा है कि इजरायली सेटलर जो है वो इजराइल को छोड़कर तेजी के साथ जा रहे हैं। तो यहां पर तो नेतन्याहू ने एंडलेस वॉर छेड़ बैठा है वो, और यमनीज तो हर 6 महीने के बाद पता चलता है कि उनकी कैपेबिलिटीज और सतह के ऊपर चली गई हैं।
ठीक है, तो ये तो एंडलेस वॉर है जिसमें इजरायली साइडर्स जा रहे हैं, तो ये एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि G7 का इजलास हो रहा है 15 जून से 17 जून, और 17 जून से 20 जून जो है वो आगे कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है फलस्तीन के हवाले से, जो उसको फ्रांस और सऊदी अरेबिया को चेयर कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस पर प्रेशर है कि फलस्तीनी रियासत को तस्लीम ना करे, बस वहां पर यह अनाउंस करे कि हम कोशिश करेंगे, हम वो स्टेप्स लेंगे, इस तरह की बातें मुझे कर ले, लेकिन तस्लीम ना करे। तो ये अगला वीक इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात यह है कि G7 में MBS को इनवाइट किया गया है और ये कनाडा के अंदर होने जा रही है। G7 का इजलास जो कनाडा के अंदर होने जा रहा है, जिसमें ट्रंप भी शरीक होंगे, और उसमें MBS को इनवाइट कर दिया गया है। लास्ट ईयर G7 कॉन्फ्रेंस जो है वो इटली के अंदर हुई थी, और इटली में भी MBS को बुलाया गया था, लेकिन MBS शरीक नहीं हुए। अच्छा, इटली का मामला चूंकि डिफरेंट है, और जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो सऊदी अरेबिया का दौरा भी करके आई हैं। असल बात है कि कनाडा बुलाया गया है, तो उसमें बुनियादी बात यह है कि जो कनाडा है वो मिडिल ईस्ट के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है। और क्यों कर रहा है, मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका से ये इनकी डिपेंडेंस खत्म हो रही है, तो अब इनको तमाम रीजन्स में जाकर बात करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मिडिल ईस्ट है, जिनके पास बेपनाह दौलत भी है, जो इनके महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स भी दे सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए मिडिल ईस्ट है, और मिडिल ईस्ट से बात करनी है तो उनका फलस्तीन वाला मसला हल करना है। और फिर आप देखिए ना, ये G7 है, दुनिया के ऊपर ये रूल करती है ये गवर्नमेंट्स, तो G7 ने बुलाया और MBS नहीं गए, इस दफा फिर बुला लिया। ऐसे करती है G7, भाई कोई हुक्मरान जब वो ना जाए और उसको दोबारा बुलाते हैं G7, तो इसका क्या मतलब है। तो बात यह कि मिडिल ईस्ट की अहमियत है। अब अगर यहां से ये स्ट्रॉन्ग एक स्टांस ले लेते हैं, तो यूरोप के बाकी बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और मिडिल ईस्ट की अहमियत उनको अल्टीमेटली इनकी बात माननी पड़ेगी, सीज फायर जब वो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अगली बात यह है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो अरब फॉरेन मिनिस्टर, एक नहीं तमाम अरब फॉरेन मिनिस्टर, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात होने जा रही है। और मुलाकात कहां पर होने जा रही है, मिडिल ईस्ट में नहीं होने जा रही, ये मुलाकात होने जा रही है ओस्लो के अंदर। नॉर्वे का जो कैपिटल है ओस्लो, वहां पर यह मुलाकात अरेंज की जा रही है। अब आप देखेंगे इसकी अहमियत क्या है। ओस्लो की एक सिंबॉलिक अहमियत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो ओस्लो अकॉर्ड है वो ओस्लो ही में तो हुआ था, जो फलस्तीनी रियासत के हवाले से, और जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। तो अब ये सारे ओस्लो में मिलने जा रहे हैं, और फिर नॉर्वे ने भी एक स्टांस चूंकि ले रखा है इजराइल के खिलाफ, और नॉर्वे ने फलस्तीनी रियासत को भी तस्लीम किया हुआ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है। कैनेडियन PM इनवाइट सऊदी क्राउन प्रिंस बिन सलमान टू 2025 G7 समिट। कनाडा बेसिकली मिडिल ईस्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। अब देखिए, उनको जहां पर अपनी महंगी कारें भी बेचनी है, महंगी प्रोडक्ट्स भी बेचनी है, इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए, नई मार्केट्स भी चाहिए, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अरब फॉरेन मिनिस्टर्स टू मीट विद ईरानियन काउंटर पार्ट इन ओस्लो दिस वीक। ये वीक कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इधर ये मुलाकात हो रही होगी और उधर ये G7 हो रहा होगा, और फिर फलस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। अगली बात सुनिए कि जो नेतन्याहू और ट्रंप की कॉल पर बात हुई है, और उसके हवाले से नई रिपोर्ट्स आई हैं कि क्या बात हुई है, क्योंकि एक क्योस बहुत ज्यादा है ना। तो फिर जो स्टीव विटकॉफ है, अलेक्जेंडर को जब रिहा किया गया था तो वो गारंटी देकर गया था कि सीजफायर होगा, और मिडिल ईस्ट के मुल्कों ने हमास को गारंटी दी थी कि हाँ ये सही है, सीजफायर हो जाएगा, वो नहीं हुआ, और ओवरऑल क्योस है। और फिर ईरान ने कहा कि हमने इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया और अटैक, वो सारा मामला। खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू ने ओपनली ट्रंप से ग्रीन लाइट मांगी है ईरान पर हमला करने की। यानी एक तो वो है ना कि मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, इजरायली लॉबिंग हो रही है, जो ट्रंप इंतजामिया के अंदर इनके लोग बैठे हुए हैं वो पुश कर रहे हैं, एक ओवरऑल ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। ये तो एक चीज हो गई। एक ये है कि नेतन्याहू ने सीधा ट्रंप को कहा कि मुझे हमला करना है ईरान के ऊपर। ये बिल्कुल डिफरेंट बात है, यानी खुलकर उसने कहा कि मुझे ईरान के ऊपर हमला करना है, उसकी ग्रीन लाइट दी जाए। खबर यह है कि ट्रंप ने रिफ्यूज कर दिया है, और साथ नेतन्याहू को ये कहा है कि ये जो पब्लिकली भी इधर उधर की बातें होती है ना, हमला करेंगे, ये इसको भी जरा साइड के ऊपर रखो। और साथ उन्होंने कहा कि हम तो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, और साथ ये भी खबर है कि जो इनरिचमेंट की शर्त है ट्रंप ने कहा है कि हमें माननी पड़ेगी ईरान की। इन यस्टरडेज फोन कन्वर्सेशन नेतन्याहू डिमांडेड दैट Trump immediately stop negotiations with Iran and go to war. Trump refused. इजरायली अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसने कहा फौरी निगोशिएशन रोको, ईरान के ऊपर हमला करो। ट्रंप ने रिफ्यूज कर दिया। नेसेसरी मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट न्यूक्लियर साइट्स इनसाइड ईरान, अलाउ किया जाए इजराइल को कि वो मिलिट्री एक्शन ईरान के खिलाफ ले। ट्रंप टोल्ड नेतन्याहू, ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा ही वुड नॉट बी गिविंग इजराइल द ग्रीन लाइट टू स्ट्राइक ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। बिल्कुल वो ग्रीन लाइट नहीं देगा। और आप नोट करें, ईरान ने ये कहा था कि अगर इजराइल ने हमारे पर हमला किया तो इसे हम इजरायली हमला नहीं समझेंगे, इसको हम अमेरिकी हमला समझेंगे। तो अमेरिका की ऑलरेडी असेसमेंट है कि अमेरिका ना अपनी बेसिस का दिफा कर सकता है, ना अपने करियर्स का दिफा कर सकता है, ना दीगर एसेट्स का दिफा कर सकता है। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि मैं ग्रीन लाइट नहीं दूंगा इन द नियर फ्यूचर, एंड asked him to stop publicly discussing the possibility of military strike against Iran। और ये जो पब्लिकली जो तुम बातें करते रहते हो ना, इसको भी अब तुमने पब्लिकली डिस्कस नहीं करना। तो पूरी तरह से यहां पर एक नाकामी नेतन्याहू को उठाना पड़ी है। और एक और चीज इसमें नोट करें कि जो यमन का सीज फायर हुआ है अमेरिका के साथ, उसमें एक और चीज साबित हुई है। इस तरह का सीज फायर कभी अमेरिका ने नहीं किया कि वो इजराइल के साथ जंग चल रही हो और अमेरिका दरमियान में से निकल जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो इस सीज फायर ने एक चीज साबित की, और वो ये चीज है कि ट्रंप की मौजूदगी में और अमेरिका फर्स्ट
की मौजूदगी के अंदर अगर कोई ऐसी चीज हो रही है कि अमेरिका को रियल लॉस हो रहा है, यानी वो पैसे की सूरत में हो या मिलिट्री की सूरत के अंदर हो या कोई भी ऐसा लॉस जो ट्रंप को लगे कि ये अमेरिका को डैमेज कर रहा है, तो ट्रंप उसमें से निकल जाएगा, इजराइल के साथ जो मर्जी हो जाए। ये इस सीज फायर ने साबित किया है। ट्रंप इजराइल के साथ खड़ा है, सबसे ज्यादा खड़ा है। लेकिन कोई ऐसी चीज अगर होने लग जाए, जैसे यमन के साथ जंग इजराइल की वजह से की लेकिन खुद नुकसान उठाना पड़ा, तो ट्रंप चुप करके निकल गया। अमेरिका कभी इस तरह से नहीं निकला। तो अगर ये गजा की जंग जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन वो इमेज का नुकसान है, वो दीगर चीजें हैं, लेकिन अगर इससे बात आगे बढ़ती है, मिसाल के तौर पे गल्फ स्टेट्स में से कोई और ब्रिक्स की तरफ चला जाता है या कोई और ऐसा बड़ा वाकया हो जाता है, तो ट्रंप जो है वो पीछे हटेगा। ये बात इसने हमें जब साबित की है। और उधर ट्रंप ने कहा कि जो इनरिचमेंट की शर्त है वो हमें मानना पड़ेगी। और साथ ही अभी ईरान से खबर आ गई है, ईरान ये कह रहा है कि जो अगला राउंड है वो संडे को होने जा रहा है, इसकी तैयारी की जा रही है। यानी ईरान तमाम प्रेशर टैक्टिक को मुकाबला करके टेबल के ऊपर बैठने जा रहा है अपनी शरात के मुताबिक, अमेरिका की शरात के मुताबिक नहीं, अपनी शरात के मुताबिक। और ईरान ने कहा कि इनकी जो हमला करने की थ्रेट्स हैं वो भी हमें सबड्यू नहीं कर सकी, वो भी हमसे इनकी डिमांड्स नहीं मनवा सकी। इजराइल थ्रेट टू टारगेट आवर न्यूक्लियर फैसिलिटीज इफ नेगोशिएशंस फेल इज एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द टॉक्स, जो कि नहीं हो सका कि ये धमकी लगाना कि नेगोशिएशन अगर फेल हो गए तो हमला कर देंगे, तो इस सूरत में ईरान जब वो अमेरिका की शरात मान जाएगा, नहीं वो तो देखें इजराइल हमारे पर हमला कर देगा, फेल हो गया। और ईरान के जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं उनकी नई स्टेटमेंट आई है इंटेलिजेंस मिनिस्टर की, वी हैव लॉन्च्ड अ अनप्रेसिडेंटेड एंड डिवास्टेटिंग इंटेलिजेंस स्ट्राइक अगेंस्ट द इजरायली एंटिटी। डिवास्टेटिंग इंटेलिजेंस स्ट्राइक किया। और इजराइल के अंदर पैनिक यह है कि अभी कुछ देर पहले तल अवीव के अंदर 13 साल बच्चे को पकड़ा है और उसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या ये ईरान के लिए जो है वो स्पाई कर रहा था, यानी इजरायली है, इजरायली नेशनल है, 13 साल बच्चा उसको पकड़ा है कि क्या ये ईरान के लिए स्पाइंग कर रहा था। तो ये इजराइल के अंदर इस वक्त पैनिक और ये मुसाद की हालत है। और अगली बात सुनिए, रशिया ने कंफर्म कर दिया कि वो 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ईरान में लगाने जा रहा है। रशिया टू बिल्ड 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन ईरान। अब आप देखें ना कि ट्रंप और प्यूटन की बरह रास्त बातचीत हो रही है, ट्रंप और प्यूटन दोस्ती, ये वो सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं। और रशिया 8 न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने जा रहा है ईरान में। तो इजराइल की जरूरत है कि वो ईरान पर हमला करेगा। अगर करेगा, वो कोई भी बेवकूफी कर सकता है, तो ये इराक और शाम नहीं है, ये ईरान है जिसमें रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने जा रहा है। इट्स मीन कि रशिया वहां पर बैठा हुआ है, तो रशिया से सामना करना पड़ेगा, चाइना से सामना करना पड़ेगा। तो ये सीरिया और इराक नहीं है। और अगर ये सीरिया और इराक होते तो अब तक ईरान के ऊपर हमला हो चुका होता। यानी अगर ईरान इतना ही कमजोर होता कि वो कुछ भी नहीं कर सकता अमेरिका और इजराइल का, तो अब तक ईरान के ऊपर हमला हो चुका होता। जितनी आप देखें उनको, जितना वो सुबह शाम नेतन्याहू जो है ईरान को तबाह करना चाहता है, अब तक क्या उसने हमला करना दिया होता? और ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रंप से पूछता, वो हमला कर देता, क्योंकि और फिर अमेरिका अल्टीमेटली साथ आ जाता। आगे से कौन सा कोई वो नुकसान कर सकते। अब मसला यह है कि वो नुकसान कर सकते हैं। और अब तो ईरान ने यह भी कह दिया कि हम न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएंगे। इसके साथ जब वो अभी गजा से फिर रॉकेट फायर हो गए, गजा से और नॉर्थ गजा से फिर रॉकेट्स फायर हुए। और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने खान यूनस के अंदर मिलिट्री व्हीकल्स को निशाना बनाया है। और इसमें वो बता रहे हैं कि इजरायली सोल्जर्स किल्ड एंड वुंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डेटोनेटिंग हाईली एक्सप्लोसिव बैरल बॉम्ब्स प्रीवियसली प्लांटेड अमंग एनिमी फोर्सेस। पहले से बॉम्ब नस्ब किए हुए थे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, उनको एक्सप्लोड किया है और इनकी हलाकत हुई है। अच्छा, अब अगले जो 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वोटिंग होनी है इजराइल के अंदर। और अगर इनके पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है तो नेतन्याहू फारिग, मामला इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। जो अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल है, जो कि बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट है, और पहले ही दिन ये मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ और ये नेतन्याहू का तर्जमान बनकर बैठा हुआ है वहां पर, और अपने मैंडेट से हटकर ये मतलब वहां पर काम कर रहा है। खुद अमेरिकन और उनके एनालिस्ट और वो सारे हैरान है कि ये किस बंदे को वहां पर भेज दिया, यानी वो अपने मैंडेट से हटकर नेतन्याहू का तर्जमान बना बैठा है। अब खबर ये आ रही है कि उसने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है उस शास पार्टी को, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की पार्टी है, कि वो वोटिंग में हिस्सा ना ले। तो वो खपड़ी हुई है कि ये क्यों मुदाखलत कर रहा है, और वो अपोजिशन पार्टीज ने तोपों का रुख उधर कर लिया है। अब वो सफाइयां देता फिर रहा है। We made no attempt to influence the Haredi Knesset members regarding the decision to dissolve the government। अब वो कह रहा है कि मैंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, ये नहीं किया। तो वो एक फ्रंट अंदर भी खुला हुआ है। अच्छा, इसी दरमियान जो फ्रीडम फ्लोटिला है, इसको कब्जा तो इसने कर लिया और बदमाशी भी दिखाई, और उसमें से 8 जो मेंबर्स हैं उनको डिटेन किया हुआ और जेल में ये या तो डाल चुके हैं या अभी जेल में डालने जा रहे हैं, ठीक है। और 2 को डिपोर्ट कर दिया गया, जिसमें ग्रेटा भी शामिल हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। और 8 जिसमें रीमा हसन शामिल है, यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको ये जेल में डाल रहे हैं। अब जरा इनके बदमाशी का अंदाजा लगाएं। और जाहिर बात है ये वेस्ट की ह्यूमिलिएशन है, इससे ज्यादा वेस्ट अपने आप को ह्यूमिलिएट करवा रहा है। और जैसे मैक्रोन ने खुद अपनी जुबान से कहा कि ये हमारी कोई क्रेडिबिलिटी दुनिया के अंदर नहीं बचनी है। अच्छा, अब क्या काम हुआ है कि बर्तानिया के अंदर लॉ सूट फाइल हो गया है फ्रीडम फ्लोटिला के हवाले से इजराइल के खिलाफ। और इसकी अहमियत क्या है? अहमियत यह है कि HRF फाइल्स कंप्लेंट अगेंस्ट इजरायली यूनिट शायद 13 ओवर मेडलिन रेड। जिस अदालत के अंदर यह किया गया है, उस अदालत की अहमियत यह है कि उसके पास यह मैंडेट है कि जहां कहीं दुनिया में वॉर क्राइम्स हो रहे हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, उसके खिलाफ वो फैसला दे सकते हैं। द इजरायली ऑक्यूपेशन ओवर इट्स रेड ऑन द मेडलिन, अ ब्रिटिश फ्लैग्ड शिप
कैरिंग एड एज पार्ट ऑफ द फ्रीडम फ्लैटिला टू गाजा, और उस पर बरतानिया का झंडा लगा हुआ था, बरतानवी मेंबर भी उसमें मौजूद थे। तो बरतानवी फ्लैग्ड शिप को इसने डिटेन किया है और इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर किया है। जनेवा कन्वेंशन 1957 इस एक्ट के तहत विच परमिट्स यूके कोर्ट्स, और ये एक्ट बरतानवी कोर्ट्स को अलाउ करता है टू प्रोसिक्यूट वॉर क्राइम्स, कि वो वॉर क्राइम्स को प्रोसिक्यूट कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे अकर्ड। जरूरी नहीं तो बरतानिया में हुए हैं या कहीं, वो दुनिया के जिस कोने में भी हुए हैं वहां पर ये प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, अकर्ड ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ द परपेट्रेटर्स, उनकी कोई भी नेशनैलिटी है। तो मुख्तलिफ तर्ज का एक प्रेशर है जो इस वक्त कायम किया हुआ है। और जो एड है उस हवाले से बड़ी हॉरिफिक डिटेल सामने आ रही है। 163 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं और 1495 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं सिर्फ एड सेंटर के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई। ये सबसे एक बेरहमी और बारबैरिक जो इनके इकदाम है उसका एक नई दास्तान है कि भूखे फलस्तीनी जो एड सेंटर्स के ऊपर आए उनके ऊपर बहरास गोलियां चलाकर 163 फलस्तीनी को शहीद कर दिया, 1495 जख्मी हैं। और एड सेंटर्स हैव टर्न्ड इनटू डेथ ट्रैप्स एंड पीपल आर डाइंग एवरी डे, ये रोजाना की बुनियाद के अंदर वहां पर हो रहा है। फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि बरतानिया ही के अंदर 300 जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं उन्होंने लेटर लिखा है और कहा कि फौरी जंगबंदी और जो है ना असला नहीं जाना चाहिए। और इसके ऊपर बरतानवी गवर्नमेंट ने इनको थ्रेट किया है कि अगर तुमने अपोज किया तो नौकरियों से तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा। यूके टेल्स 300+ स्टाफ टू क्विट इफ दे अपोज गवर्नमेंट गाजा पॉलिसी। इसके ऊपर फिर बैकलैश आ गया, जो गवर्नमेंट ने धमकी लगाई है वो मामला और खराब हो गया अंदर। सीनियर यूके सिविल सर्वेंट्स हैव वार्न्ड दैट continued arms export to Israel in action over Gaza could expose officials to future legal consequences, warning potential UK complicity in Israeli violations। और फॉर्मल लेटर भेजा गया है सिविल सर्वेंट्स की जानिब से जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि कंटिन्यूड जो आर्म एक्सपोर्ट इजराइल को की जा रही है, दे डिस्क्राइब्ड एज इजराइल स्टॉक डिसरिगार्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ। और ये जो मज़ामत सामने आ रही है ये मल्टीपल डिपार्टमेंट से सामने आ रही है, ये एम्बेसी से सामने आ रही है और मिशंस वर्ल्ड वाइड, किसी एक जगह से नहीं, मिशंस वर्ल्ड वाइड, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एम्बेसीज, वहां से लेटर फॉरेन मिनिस्टर को लिखे जा रहे हैं कि ये इजराइल की क्या सपोर्ट की जा रही है। गवर्नमेंट रिस्पांस स्पार्क्स बैकलैश। अच्छा, बरतानिया के एक बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, इनका नाम है सर ओलिवर रॉबिन्स। ये जो है ये बहुत जो एडमिनिस्ट्रेशंस आई हैं, गवर्नमेंट्स आई हैं, उनमें ये काम कर चुके हैं, टॉनी ब्लेयर से लेकर बहुत सारी गवर्नमेंट्स में ये काम कर चुके हैं, बहुत ज्यादा सीनियर है, इनको सर का भी खिताब वहां पर मिला हुआ है। और जो ब्रेक्जिट हुआ था, ब्रेक्जिट में यूरोपियंस के साथ जो शख्स निगोशिएशन कर रहा था वो यही बंदे हैं, यानी कि ये सबसे वहां पर सीनियर और फेमस। इन्होंने आगे से धमकी लगाई है इन सबको कि अगर तुमने अपोज किया तो तुम्हें गवर्नमेंट से जो वो निकाल दिया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। इफ योर डिसएग्रीमेंट विद एनी एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी और एक्शन इज परफॉर्म्ड, योर अल्टीमेट रिकोर्स इज टू रिजाइन फ्रॉम द सिविल सर्विस। तो रिजाइन करो और जॉब छोड़ो अगर तुम अपोज करोगे। इसका बैकलैश आया, ये जो धमकी उन लोगों को लगाई गई है। तो आप देखें ना कि जैसे वहां अमेरिका में हुआ कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे सिर्फ, उसके ऊपर हमें गिरफ्तार किया गया सारा। तो उन्होंने भी तो एक खाली लेटर लिखा है, एक प्रोटेस्ट किया है, उसके ऊपर आगे से ये धमकी लगाना। द स्टेटमेंट ट्रिगर्ड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अमंग एम्प्लॉयज, आगे से उनका सख्त रिएक्शन आया कि तुम हमें जॉब्स की धमकी देते हो। रिस्पॉन्स एज जनरेटिंग आउटरेज एंड अ डीप सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट दैट द स्पेस फॉर चैलेंज इज बीइंग फर्दर शट डाउन। ये आज मतलब ये है ना कि ये दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स और वो सारे मुदाखलत करते हैं, इनके अपने यहाँ जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स की क्या सूरत हाल। तो बहरहाल ये रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, लोग खड़े हो रहे हैं और मुसलसल एक प्रेशर है। फिर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अच्छा ये ऐसे असला दे रहे हैं। अब वो ईरान अपनी रिपोर्ट्स में मजीद क्या बताता है, उधर से रशिया ये कह रहा है कि वो यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़े हमले जारी रखे हुए। वी कैरिड आउट लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक यूजिंग हाई प्रिसीजन वेपन्स ऑन मिलिट्री इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज इन कीव ओवरनाइट। मिलिट्री और इंडस्ट्रियल जो फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर लार्ज स्केल अटैक्स किए हैं। तो यूक्रेन तेजी के साथ हाथ से निकलता चला जा रहा है नेटो के, और नेटो सोच रहा है कि वो क्या करे, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल दे या वो डीप इनसाइड कोवर्ट ऑपरेशंस करे। ये सिर्फ जंग को एस्केलेट करेगा, लेकिन रशिया की जो ग्राउंड के ऊपर पेशकदमी है उसको नहीं रोक सकता। वो आगे बढ़ते रहेंगे। अलबत्ता ये जो डीप इनसाइड रशिया अगर अटैक करते हैं, जो कि इन्होंने कल भी किया है, तो उससे सिर्फ एस्केलेशन होगी और नेटो और रशिया की जो आपसी जंग है, जो डर्टी वॉर्स हैं, इसके बारे में हमने सारा आपके सामने रखा, वो डर्टी वॉर्स मजीद बढ़ेंगी। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर सबोटाज, टारगेट किलिंग, असैसिनेशन, ये सारे वाकयात होंगे। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।